अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, इमरान खान को खत्म कर दिया जाएगा। मुझे इमरान खान की एक झलक देखनी है। पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। ये वो बातें हैं जो कि गुज़िश्ता एक साल से आप सोशल मीडिया पर बार बार सुनते होंगे। लेकिन ऐसी बातें हम क्यों सुनते हैं, इसकी वजह क्या है और ऐसी बातें वायरल क्यों होती हैं, आज हम जानेंगे इसकी बुनियादी वजह। मैं हूं डॉक्टर फरहान वर्क और आप देख रहे हैं आजाद पेंट्री। अहमद एक दिन कॉलेज जाता है और उसको अपने 3 दोस्त मिल जाते हैं। अहमद देखता है कि वो तीनों दोस्त मिलकर सिगरेट फूंक रहे हैं, तो फिर अहमद को भी ख्याल आता है कि मुझे भी तो सिगरेट फूंकनी चाहिए ताकि मेरे दोस्तों को अजीब ना लगे। फिर अहमद एक दिन ऐसे ही सिगरेट लगा लेता है और अहमद को महसूस होता है कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो तमाम लोग बेवकूफ हैं जो कि मुझे सिगरेट पीने से रोकते हैं। फिर अहमद शौक ही शौक में 2 सिगरेट पीता है और इसी तरह वो आदत बना लेता है। एक दिन अहमद के दोस्त उसको ताना मारते हैं कि यार अहमद तुम तो पफिंग करते हो, ये धुआं अंदर लेकर जाना होता है। अहमद ये काम भी शुरू कर देता है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद अहमद को सिगरेट की लत लग जाती है। ये लत क्यों लगती है, इसकी बुनियादी वजह सिगरेट के धुएं में मौजूद निकोटीन है। निकोटीन वो केमिकल कंपाउंड है जो कि तंबाकू के पौधे में पैदा होता है। सिगरेट के धुएं के जरिए ये कंपाउंड हमारे दिमाग तक जाता है और हमारे दिमाग में जाकर ये खास किस्म के रिसेप्टर से जुड़ जाता है जिन्हें निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स कहा जाता है। सादा अल्फाज में निकोटीन एक चाबी है जो इन महसूस रिसेप्टर्स यानी तालों पर लग जाती है और फिर हमारे दिमाग से डोपामीन और एड्रेनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का इराज शुरू हो जाता है। अब हमारे दिमाग के कुछ हिस्से हमारे खुशी के निजाम से जुड़े, जिनमें से एक हिस्से का नाम न्यूक्लियस अकम्बेंस होता है। जैसे ही ये डोपामीन वहां पहुंचना शुरू करता है तो दिमाग को वही तासुर मिलता है जैसे किसी शख्स को कोई इनाम जीतकर बहुत बड़ी खुशी मिले या वो शख्स कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुने। लेकिन ये तासुर आर्टिफिशियल है क्योंकि आपके दिमाग को ये डोपामीन किसी कुदरती खुशी की वजह से नहीं बल्कि एक महसूस केमिकल निकोटीन की वजह से मिला है। सिगरेट पीने वाले वक्ती तौर पर भी यही महसूस करते हैं कि जैसे उन्हें कोई इनाम मिला हो, लेकिन हमारा दिमाग भी बहुत तेज है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे एक ताला घिस जाता है वैसे ही निकोटीन जब मिलना शुरू हो तो ये ताला यानी आपके रिसेप्टर्स आहिस्ता आहिस्ता से घिसना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको निकोटीन की तादाद बढ़ाना पड़ती है ताकि आपको वही असर मिले जो कि सिगरेट के इब्तदाई दिनों में मिलता था। अब सिगरेट नोश अपने सिगरेट की तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, टॉपिक तो हमारा कुछ और नहीं था। जी हाँ, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें हर खबर के पीछे मौजूद साइंस का इल्म होना चाहिए। अगर आपको डोपामीन के असरात समझ में आ गए तो फिर हम मुद्दे पर आ ही जाते हैं। अब आप सब मुझे एक बात बताएं, ये फिक्रे आपको सुनने में कैसे लग रहे हैं? बाहर से लोग पाकिस्तान नौकरियां करने के लिए आएंगे, पाकिस्तान का सारा कर्ज हम IMF के मुंह पर दे मारेंगे, मेरी हुकूमत के अगले ही दिन स्विस बैंकों में मौजूद 200 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, मेरे आते ही तुम्हारा सारा बिगड़ा हुआ निजाम ठीक हो जाएगा, मैं मुल्क के सब मसले हल कर दूंगा। क्या ये फिक्रे आपको अच्छे लगे? क्यों नहीं लगे होंगे, लेकिन इसकी वजह वही डोपामीन है जिसका हमने आपको इब्तिदा में बताया कि जब भी हमें खुशखबरी मिले हमारे दिमाग से डोपामीन ने निकलना है जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। लेकिन अब मैं आपको इसके उलट फिक्रे बताता हूं। पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हमारे मुल्क के लोग भीख मांगेंगे, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये फिक्रे सुनने में कैसे लगे? बुरे लगे ना? लेकिन इसकी वजह क्या है? जैसे ही बुरी खबरें आती हैं हमारा दिमाग हमारा डोपामीन लेवल कम कर देता है जिससे हमारा मूड अच्छा होने की बजाय खराब होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं क्योंकि ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा खुश्क है तो आपके लिए इसको समझना आसान हो जाए। ये जर्मनी का एक स्टेज है, एक लीडर खड़ा होकर कौम को बता रहा है कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम जैसी कौम दुनिया में नहीं, आर्यन सबसे कदीम और सबसे ताकतवर ग्रुप है। और फिर कुछ ही देर में मजमा बेकाबू हो जाता है, डोपामीन लेवल आसमान छूने लगता है, लोग खुशी से निडाल हो जाते हैं। लेकिन वो लीडर अब एक नई बात बोलना शुरू कर देता है कि पूरी दुनिया में हमें नीचे गिराने की साजिश चल रही है और तुम्हारे अंदर ही गद्दार बैठे हैं। मजमे का डोपामीन लेवल अचानक गिरने लगता है। अब वो लीडर दोबारा डोपामीन को भड़काता है और कौम से मुखातिब होकर कहता है लेकिन हम फिर भी इतनी अजीम कौम हैं कि पूरी दुनिया को शिकस्त देंगे। कुछ ही देर में डोपामीन लेवल आसमान छूने लगता है, मजमा बेकाबू हो जाता है, उस लीडर की वाह वाह शुरू हो जाती है। उस लीडर का नाम आपको पता चल ही गया होगा,
और सिर्फ वही नहीं, आपको मुसोलिनी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ऐसी कई मिसालें मिल जाएंगी जहां तकरीरों में एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। फार्मूला सादा सा है, पहले कौम को बताओ कि तुम कितने अजीम हो, उनको ख्वाब दिखाओ, डोपामीन लेवल हाई करो, फिर बताओ कि तुम्हें खतरा है। फिर वो खतरा बेशक 125 करोड़ हिंदुओं को सिर्फ 25 करोड़ मुसलमानों से हो, लेकिन उस खतरे को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करो कि डोपामीन गिर जाए और फिर अचानक से खुद को उम्मीद बनाकर सामने पेश कर दो। डोपामीन दोबारा बढ़ने लगेगा और आप एक मसीहा बनकर सामने आ जाओगे जो कि लोगों को खुशी फराहम कर सकता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? यहां पर हमारे सामने आता है एक मशहूर साइंसदान डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का एक नजरिया जिसको प्लेजर पेन प्रिंसिपल कहा जाता है। अब ये प्लेजर पेन प्रिंसिपल अगर सादा जुबान में समझाया जाए तो इसका मतलब ये है कि हर आदमी खुद को दर्द से दूर और खुशी के करीब रखने की कोशिश करता है। ये इंसान की बुनियादी फितरत है। इसी वजह से जब ये लीडर आपको खुद से दूर होने की सूरत में दर्द और अपने करीब होने की सूरत में खुशी की उम्मीद देते हैं तो आपका प्लेजर पेन प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाता है और अब आप उस शख्स को मसीहा मानना शुरू कर देते हैं। अब हम मौजू में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिस तरह एक सिगरेट के शौकीन को बार बार सिगरेट पीने के बावजूद मजीद सिगरेट की तलब होती है, वैसे ही यहाँ भी इस लीडर को बार बार अपना बयानिया दोहराना पड़ता है। इसको कहा जाता है रेपिटेटिव रिटोरिक। और इससे फायदा यह होता है कि आप वक्त के साथ साथ अपने पैरोकारों के ज़हन को इस कदर नाजुक कर देते हो कि जब भी आपका नाम आए तो उसके दिमाग को पहले ही पता होता है कि इस शख्स ने क्या बोलना है और इसके वो बातें बोलने से मुझ पर क्या असर होगा, कैसे मेरी डोपामीन ऊपर जाएगी, कैसे फिर मुझे डराकर डोपामीन को दोबारा नीचे लाया जाएगा और फिर कैसे इसको दोबारा ऊपर चढ़ाया जाएगा। अब वो शख्स आपके दिमाग में समा चुका है। आप सिर्फ उसकी तस्वीर देखकर उन्हीं कैफियत से गुजरेंगे जो पहले उसकी तकरीर सुनकर आप पर गुजरती थी और फिर वही होगा जो आजकल हमें पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। शायद ये बात थोड़ी मुश्किल हो गई है, मैं एक और मिसाल देकर इसको आपके लिए आसान कर देता हूं। 20वीं सदी में एक रूसी साइकोलॉजिस्ट एन पावलोव ने कुत्तों के ऊपर तजर्बों की शुरुआत की। अब पावलोव ने जब भी कुत्ते को खाना खिलाना होता तो वो एक घंटी की आवाज बजाता। वक्त के साथ साथ कुत्तों को एहसास होने लगा कि घंटी की आवाज का मतलब है कि हमें खाना मिलेगा। फिर एक दिन एन पावलोव ने वो घंटी बजाई लेकिन कुत्तों को खाना नहीं डाला। लेकिन हैरान कुन तौर पर कुत्तों के मुंह में वैसे ही पानी आ रहा था जैसा उनके मुंह से खाना खाने के वक्त निकलता है। इस अमल को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। यही तासुर फिर इस महसूस लीडर के हामियों को अपने लीडर की एक झलक एक सोशल मीडिया पोस्ट या कोई वीडियो देखकर मिलता है। चलें, आपको डोपामीन की समझ तो लगी गई होगी कि ये खुशी के मौके पर ज्यादा निकलता है और गम के मौके पर कम। लेकिन हमारी सियासत से इसका क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। डोपामीन खुशी के अलावा दो और मौके पर भी निकलता है और क्या आप जानते हैं वो दो एहसासात कौन से हैं? खौफ और गुस्सा। लेकिन ये दोनों तो मनफी असरात हैं, तो इनके दौरान ही क्यों? क्योंकि खौफ के दौरान हमारा जिस्म एक महसूस फाइट और फ्लाइट कैफियत में चला जाता है और इस कैफियत में हमने खौफ से बचने की कोशिश करनी है। इस मकसद के लिए हमारा दिमाग डोपामीन को इस्तेमाल करके खौफ से बचने का एक मुकम्मल पैटर्न बनाता है। जिस तरह जब हम गुस्सा करने लगते हैं तो हमारे जहन में उस गुस्से का एक अंजाम नजर आ रहा होता है कि फलां बंदे पर अगर मैं गुस्सा निकालूंगा तो मुझे खुशी या सुकून मिलेगा और जैसे ही खुशी का आंसर सामने आए तो डोपामीन निकलना शुरू कर देती है। ये सब बताने का मकसद बहुत सादा है कि आपको खौफ और गुस्सा भी इसी मकसद के तहत दिलाया जाता है ताकि आपकी डोपामीन एक्टिव रहे। क्योंकि जैसे एक सिगरेट पीने वाला अगर 1-2 माह सिगरेट से दूर रहे तो उसको नशे की तलब खत्म हो जाती है, इसी तरह जो लीडर आपको डोपामीन की लत लगाते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से इस नशे को कायम रखा जाए, क्योंकि अगर ये नशा टूट गया तो आपका अपने लीडर से ताल्लुक खत्म हो सकता है। शायद आपको इससे यह भी समझ आ गया होगा कि इमरान खान साहब की तस्वीर आजकल क्यों नहीं दिखाई जा रही। लेकिन अब सवाल आ जाता है कि इमरान खान ने तो आर्मी चीफ पर बड़े संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए हैं कि वो इमरान खान और उनकी बेगम को मारना चाहते हैं। ये बिल्कुल संगीन इल्जाम हैं और इल्जाम लगाना उनका हक भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ हमें मजीद गुफ्तगू से पहले एक बात वाज़े रखनी चाहिए कि जिस अमरीकी रजीम चेंज का इमरान खान साहब दावा करते हैं उससे जनरल आसिम मुनीर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आसिम मुनीर ने नवंबर 2022 के आखिर में चार्ज संभाला। लेकिन यहाँ एक और बात की वजाहत भी बहुत जरूरी है कि 2022 में अलीम खान साहब की एक ऑडियो लीक में इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI इस इल्जाम पर निकाला कि उन्होंने इमरान खान को उनकी बेगम बुशरा बीबी के प्रॉपर्टी टाइकून से हीरों के हार
اور انگوٹھیوں کے سیٹ لینے کے معاملے پر بتایا تھا، جس پر عمران خان نے ناراض ہو کر ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن یہاں یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ عمران خان خود بول چکے ہیں کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو بغیر کسی محسوس وجہ کے ہٹایا تھا، اور آگے چل کر یہی چیز ہمارے مقدمے کی بنیاد بنے گی۔ 4 نومبر 2022 کو عمران خان اپنے ایک پیغام میں دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ 4 لوگ، جن میں وزیر اعظم شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، جنرل فیصل اور آرمی چیف جنرل باجوہ شامل ہیں، وہ ان کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیان خود پر فائرنگ کے واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی جاری کیا گیا تھا، لیکن جہاں انہوں نے یہ سنگین الزامات عائد کیے، اس کے 27 دن بعد ہی آرمی چیف تبدیل ہو گئے۔ اب 28 جنوری 2023 کو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے حالات بہتر کرنے کے لیے اپنے ہی پرانے الزامات کو بھلا کر زرداری صاحب پر خود کو قتل کرنے کے منصوبے کا الزام لگا دیا۔ اب عمران خان کے بقول صدر زرداری ان کو مارنے کی منصوبہ بندی اور پلاننگ میں مصروف ہیں۔ اگر ہم اس سے کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو 7 اکتوبر 2022 کو عمران خان صاحب نے 3 لوگوں پر خود کو قتل کرنے کی سازش کا الزام لگایا، اور یہ 3 لوگ تھے مریم نواز، مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف، کیونکہ عمران خان کے نزدیک اب یہ تینوں مل کر ان کو مارنے کے لیے سازشوں میں مصروف تھے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 27 اپریل 2023 کو خان صاحب نے پینترا بدلا اور اس دفعہ نئے 6 لوگوں پر الزام لگا دیا کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بھی نام نہیں بتائے۔ پھر 23 مارچ 2023 کو عمران خان صاحب نے ایک اور نیا حیران کن پیغام جاری کر دیا۔ اس پیغام میں عمران خان نے اپنی موت کی نئی سازش بیان کی، اور اس سازش کے مطابق آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد دونوں مل کر عمران خان کو مرزا بھٹو کی طرح قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیکن رک جائیں، ابھی الزامات کا سلسلہ رکا نہیں۔ 16 مارچ 2023 کو اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کرنا تھا۔ ساری کارروائی قانون کے عین مطابق ہو رہی تھی، لیکن اچانک عمران خان کا نیا بیان آ گیا کہ پولیس مجھے گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتی ہے، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی نوجوان زمان پارک اکٹھے ہوئے اور ساری رات پولیس سے لڑائی چلتی رہی۔ یہ واقعہ 9 مئی سے صرف 23 دن پہلے ہوا۔ صرف پولیس گرفتاری ہی نہیں، بلکہ عمران خان اپنی پیشیوں کے دوران بھی عوام کا جمع غفیر اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ 18 مارچ 2023 کو جب عمران خان جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تو وہاں بھی پولیس سے باقاعدہ جھڑپیں کی گئی، جس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک نیا بیان آ گیا کہ مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں حساس ادارے کے لوگ ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک مکمل پیٹرن ہے، اور پھر اس پیٹرن کا نتیجہ 9 مئی 2023 کو قوم کے سامنے آیا، جب عوام کی اپنے ہی لیڈر کے قتل کے متعلق اس قدر ذہن سازی کی جا چکی تھی کہ تحریک انصاف کے زیادہ تر سپورٹرز ہر وقت اسی پریشانی میں رہتے تھے کہ ہمارے لیڈر کو کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے چند لمحے بعد ہی ان کے وکیل انتظار پنجوتھا کی جانب سے ایک جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان تشدد کی وجہ سے زخمی ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد برطانیہ میں مقیم یوٹیوبر عادل راجہ نے لائیو سٹریم میں عمران خان کے شدید زخمی ہونے کے دعوے کیے، اور اس کے فوراً بعد فساد امڑ آیا۔ مشتعل عوام نے اپنے ہی لیڈر کے قتل کے ڈر سے فوجی تنصیبات پر حملے شروع کر دیے، لیکن جب 2 دن بعد عمران خان عدالت پہنچے تو وہ بالکل صحیح سلامت تھے، اور ان کو زخمی کرنے کے یہ دعوے غلط نکلے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی عمران خان دوبارہ گرفتار ہوئے، اس کے ساتھ ہی ان کو جیل میں زہر دینے کی خبریں وائرل کی گئیں، جس کے بعد علیمہ خان اور بشرا بی بی کی ایک لڑائی کی خبر بھی میڈیا پر لیک ہونے لگی کہ علیمہ خان بشرا بی بی سے اس بات پر خفا ہیں کہ وہ کیوں عمران خان کو زہر دینے کی خبروں کو ہوا دے رہی ہیں۔ بعد ازاں علیمہ خان نے اسی جیل کے سامنے عمران خان کے صحیح سلامت ہونے کا انٹرویو دیا، اور خود شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل نے عمران خان کو چیک کر کے بتایا کہ زہر دینے کی یہ تمام اطلاعات جھوٹی ہیں۔ پھر یہی دعوے بشرا بی بی کے جانب سے بھی آنے لگے کہ انہیں ہارپک کے 3 قطرے پلائے گئے ہیں، جس کے بعد عمران خان نے آرمی چیف پر دوبارہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن شوکت خانم کے ہی ڈاکٹر عاصم کے چیک اپ میں ایسی کسی بات کا انکشاف نہیں ہوا، اور یہ دعوے بھی غلط ثابت ہوئے۔ ناظرین، یہ صرف 2 سال کے عمران خان کے دعوے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی زندگی میں وہ کئی بار اپنے قتل کے متعلق بات کر چکے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں بھارت کی مشہور سوشلسٹ سیمی اگروال کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے اپنے قتل کے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے کسی پامسٹ کو اپنا ہاتھ دکھایا تو اس نے بولا کہ تمہیں غیر قدرتی موت ہوگی۔ عمران خان کا سیاسی ناقد ہونے کے باوجود میں اپنے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک عمران خان کو صحت اور تندرستی عطا کریں، لیکن بطور عوام میرا ایک سوال بنتا ہے کہ خان صاحب، آپ نے جیسے آئی جی پنجاب اور آرمی چیف سے لے کر جیل اور جوڈیشل کمپلیکس میں اپنے قتل کے دعوے کیے تھے، اب تو آپ 6 ماہ سے جیل میں ہیں،
बाकायदा जिम भी लगाते हैं, आपको डॉक्टर भी मैसर हैं, तो फिर क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपने अपने कत्ल के जितने दावे किए थे वो सब के सब गलत निकले? लेकिन इमरान खान का ये मकसद कभी रहा ही नहीं था कि उनकी जान को खतरा था। दर हकीकत उनके सामने अब चैलेंज ये था कि वो डायरेक्ट तकरीरें करके अपने फॉलोअर्स को डोपामीन नहीं दे सकते थे, तो उनके पास अब एक ही रास्ता बचा था कि वो खौफ और गुस्से के जरिए उन तक ये डोपामीन फ्राहम करते रहें। और सिर्फ इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियासतदान ऐसे ही करते हैं। इमरान खान की मिसाल का इंतखाब करने का मकसद यही है कि आजकल के हालात देखकर आपको ये थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। हमारे जो सामीन पाकिस्तान के माजी से वाकिफ हैं उनको इल्म होगा कि 1990 की दहाई में पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ भी कभी एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही बात करते थे। आखिर में मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वो ये कि कभी किसी लीडर के झांसे में ना आए। ये डोपामीन थ्योरी आपको दुनिया के हर फ्रॉड में नजर आएगी। अक्सर मुख्तलिफ कंपनियां आपको सुहाने ख्वाब दिखाकर डोपामीन देती हैं और फिर वो आपसे रेगुलर राब्ते में रहकर अचानक से आपकी उम्मीदें बढ़ाकर आपके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जबकि जो लोग इन कंपनियों के इस फ्रॉड से मुतासिर होते हैं वो भी आपको फ्रॉड होने के बावजूद खुद को झूठी तसल्लियां देते नजर आएंगे कि जिस बंदे ने मुझसे फ्रॉड किया वो बंदा फ्रॉड नहीं हो सकता, इसमें शायद हुकूमत की तरफ से या किसी और जानिब से ही कोई मसला है। ये सब एक ही पैटर्न है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करने में काफ़ी बेहतरी ले आएंगे और अपने लीडरों का इंतखाब बयानात की बजाय उनकी कारकर्दगी पर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।